14 अप्रैल सन 2008 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में देर रात तकरीबन 2 बजे एक घर से एक महिला की बहुत जोर जोर से रोने की और चीखने की बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जिसकी आवाज़ सुनकर उसके आसपास के पड़ोसी उसके घर की ओर आते हैं तो देखते हैं जो उसके घर का मेन दरवाज़ा होता है वो बंद होता है। तो उसके पड़ोसी जो होते हैं उस दरवाजे को खटखटाते हैं। फिर वो महिला अपने मेन दरवाजे को खोलती है और वहाँ से रोती हुई अपनी छत पर चली जाती है। अब वो महिला जब रोती रोती छत की ओर जाती है तो उसके पीछे पीछे उसके पड़ोसी भी जाते हैं। जैसे ही वो छत पर जाते हैं तो वो एक नज़ारा देखते हैं। उस नज़ारे को देखकर जितने भी पड़ोसी थे उन सबके होश उड़ गए और उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दरअसल दोस्तों, उस महिला के घर में 7 लोग रहा करते थे और उन 7 लोगों की गर्दन पर कुल्हाड़ी फिर चुकी थी, यानी कि उन 7 लोगों की उस दिन हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, उस महिला का नाम था शबनम और शबनम का इस समय पे रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब वो कुछ बोलने और सुनने की हालत में नहीं थी। इतने में किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब इतनी बड़ी बात सुनकर पुलिस फोर्स उस घर पर आ जाती है और इतना ही नहीं दोस्तों, सुबह होते होते उस पूरे गांव में पुलिस का जमघट लग जाता है। और दोस्तों, ये घटना उस समय इतनी बड़ी थी कि उस समय की मुख्यमंत्री मायावती जी को शबनम से मिलने के लिए आना पड़ा और बाद में उन्होंने शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की बात भी कही थी। लेकिन दोस्तों, अभी सच सामने नहीं आया था और अभी सच सामने आना बाकी था। और ये सारा सच सामने कैसे आता? वो आता आगे की छानबीन और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पुलिस की तफ्तीश पूरी होती है तो कुछ ऐसी खबर सामने आती है दोस्तों, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, जो शबनम नाम की लड़की होती है वो एक ऐसे घर से बिलोंग करती है जो कि गांव में बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार और नामी घर था। उसके पिताजी शौकत अली वो एक लेक्चरार थे और इस घर में उसके साथ उसकी माँ, उसके पिता, उसका छोटा भाई, उसका बड़ा भाई, उसकी फुफेरी बहन और एक 10 महीने का बच्चा भी होता है। दोस्तों, ये घर पूरे गांव में नामी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार भी माना जाता था। और दोस्तों, शबनम जो थी AA में पढ़ी लिखी हुई थी। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब 14 अप्रैल सन 2008 की रात को जो घटना घटी थी उसके बारे में पुलिस वालों ने शबनम से सुबह होते होते थोड़ी बहुत तो पूछताछ कर ही ली थी कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था। तो दोस्तों, शबनम पुलिस को बताती है कि रात के समय पे कुछ गुंडे बदमाश उनकी पीछे की बाउंड्री फलांग उसके घर में घुसते हैं और उसके घर में लूटपाट करते हैं और उसके बाद में उसके परिवार के लोगों की हत्या कर मेन गेट से बाहर चले जाते हैं। मैं छत पे सो रही थी, शायद इसीलिए बच गई होंगी। लेकिन SHO RP गुप्ता जो इस मामले के जांच अधिकारी थे, उन्होंने इस बात पे बड़ा ध्यान दिया, क्योंकि दोस्तों जब वो घर पे उस मर्डर केस की जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि उस घर में जो लाशें पड़ी होती हैं, अगर कोई किसी के ऊपर हमला करता है दोस्तों तो वो अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा झटपटाता है, कुछ ना कुछ तो करता है। लेकिन जो उसके घर में लाशें पड़ी हुई थी वो लाशें बिल्कुल आराम से पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो सो रहे थे और उनकी गर्दन पर आराम से कुल्हाड़ी बजाई गई और उसकी गर्दन काटी गई और जो गर्दन काटने वाला था आराम से उनकी हत्या करके वहाँ से चला गया। दोस्तों, ये सब कुछ अपने आप में बहुत ज़्यादा अजीब था। अब पुलिस क्या करती है, उसके अड़ोसी पड़ोसियों से बात करती है कि रात को जब तुम लोग यहाँ पे आए थे तो तुमने क्या देखा। तो अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि जब रात को 2 बजे 2-2:30 बजे के आसपास हम यहाँ पे आते हैं तो ये दरवाज़ा अंदर से बंद था। शबनम छत पे से रोती हुई आई थी, उसने दरवाज़ा खोला, फिर वो रोती हुई ही छत पे चली गई। फिर हम भी उसके पीछे पीछे ऊपर गए कि आखिर हुआ क्या है ये देखने के लिए। लेकिन जो शबनम का बयान था उसमें शबनम बताती है कि रात के समय पे जो डाकू थे, लुटेरे थे, वो पीछे की बाउंड्री फलांग कर आते हैं, उसके घर में इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं और आगे के मेन गेट से चले जाते हैं। अब वो आगे के मेन गेट से जब चले गए तो मेन गेट अंदर से आखिर कैसे लगा। RP गुप्ता शबनम से और भी बहुत सारी पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन शबनम की हालत उस समय रो रो कर बहुत ज़्यादा बुरी थी, इसलिए उन्होंने
उस शबनम से बात करना सही नहीं समझा, और ना ही वहाँ पे जो लोग थे वो भी शबनम से उनको बात करने देते। तो आरपी गुप्ता क्या करते हैं, उस समय की जो मुख्यमंत्री होती है मायावती जी, उन्होंने शबनम को मुआवजे के तौर पे 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। तो आरपी गुप्ता क्या करते हैं, जब तक ये केस बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व ना हो जाए तब तक शबनम को जो 5 लाख रुपए देने की रकम थी उसको रोक देते हैं, ताकि वो केस जब तक फ्री ना हो जाए, जब कोई केस फ्री होगा उसके बाद में शबनम को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब दोस्तों, इंतज़ार था उन सभी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने का। अब 16 अप्रैल सन 2008 के दिन इन सभी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस वालों के पास आती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस वालों के पास आती है, उसे पढ़कर सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। और आरपी गुप्ता का जो शक था, एसएचओ आरपी गुप्ता का जो शक था शबनम के ऊपर, वो यकीन में बदल गया। दरअसल दोस्तों, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इन सभी को मारने से पहले कोई नशीली दवा दी गई है, जिससे कि ये सब बेहोश हो गए हैं। उसके बाद कोई आता है और इन सब की हत्या करके वहाँ से आराम से चला जाता है। और इनके घर में एक छोटा बच्चा भी था जिसकी उम्र महज 10 महीने थी। अब वो 10 महीने के बच्चे को दवा नहीं दी गई थी, उस बच्चे का गला घुटकर मारा गया था। अब पुलिस के मन में बस एक बात आती है कि अगर सभी को नशीली दवा दी गई थी तो उसमें से शबनम कैसे बच गई। अगर दी जाती तो सबको दी जाती, नहीं दी जाती तो किसी को नहीं दी जाती। खाली एक ऐसी शबनम ही क्यों रह गई जिसको कि नशीली दवा नहीं दी गई। तो अब पुलिस क्या करती है, शबनम के बारे में पूरी जांच पड़ताल करती है। अब सबसे पहले पुलिस क्या करती है, वो शबनम के बयान के अकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि शबनम ने कहा था कि जो गुंडे उसके घर में आए थे वो पीछे की दीवार को फलांग कर आए थे। तो पुलिस अब क्या करती है, पीछे की दीवार की ओर जाती है। तो वो देखते हैं कि पीछे की दीवार की जो हाइट होती है वो होती है 14 फीट, और उस दीवार को ऐसे ही कोई फलांग के नहीं आ सकता, बिना सीढ़ी के तो आएगा नहीं। तो पुलिस वालों ने उसके आसपास का एरिया देखा कि कहीं कोई सीढ़ी पड़ी हो या कहीं पे लगाने का कोई निशान हो, तो कोई भी कहीं निशान नहीं था। अब शबनम ने कहा था कि वो पूरा हत्याकांड को अंजाम देकर आगे के गेट से निकल गए थे, और तो पुलिस वालों ने अड़ोसी पड़ोसियों से जानकारी ली थी। तो अड़ोसी पड़ोसियों ने बताया था कि जब हम लोग इनके घर पे आए थे तो आगे से गेट बंद था, शबनम ने खुद आकर गेट खोला था। दोस्तों, अब पुलिस का शक शबनम के ऊपर और भी बढ़ने लगता है, और इससे ये भी साबित होता है कि शबनम या कोई अपना ही है जो कि इन सभी लोगों को नींद की दवा खिलाकर धोखे से मारकर यहाँ से निकल गया है। अब दोस्तों, शबनम शक के दायरे में अच्छी तरह से आ गई थी, क्योंकि शबनम ही थी उस समय घर के अंदर जब इन सबके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो पुलिस क्या करती है, शबनम पर फोकस करती है। अब शबनम इतने लोगों को अकेले नहीं मार सकती, ये पुलिस ने सोच लिया था कि इतने लोगों को एक साथ ये नहीं मार सकती, जरूर इसके साथ कोई ना कोई तो होगा जो कि घर में आया, उसने कुल्हाड़ी से लोगों को मारा और वहाँ से चला गया। तो अब पुलिस क्या करती है, शबनम की कॉल हिस्ट्री निकालती है, टोटल कॉल डिटेल निकालती है कि ये कब किससे कितनी कितनी बातें करती थी और कहाँ कहाँ पे घूमती थी, उसकी लोकेशन वगैरह सारी चीज़ पुलिस अब निकलवा लेती है। अब दोस्तों, होता क्या है, अब पुलिस तो इधर अपना काम कर ही रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन इधर जो शबनम होती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसकी तबीयत इतनी ख़राब होने लगती है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब जैसे ही शबनम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो सभी को एक और खबर पता चलती है। वो बात ये होती है कि शबनम प्रेग्नेंट होती है, और मैंने आपको कहानी के शुरुआत में ही बताया था कि अभी शबनम की शादी नहीं हुई है। अब सारे गांव में ये शोर हो जाता है कि इतने अच्छे परिवार की लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और इसका परिवार भी खत्म हो गया। अब इस बच्चे का बाप कौन है। अब इधर क्या होता है, जब पुलिस शबनम की कॉल डिटेल निकाल रही होती है तो उसे एक जानकारी मिलती है कि 8 अप्रैल सन 2008 वाली रात को जिस दिन जो हत्याकांड हुआ था, उस दिन शबनम की एक सलीम नाम के शख्स से रात को 50 से भी ज़्यादा बार बातें हुई थी, और एक समय ऐसा भी था इन दोनों की कॉल लोकेशन, जो इनकी लोकेशन थी, फ़ोन की लोकेशन, वो एक ही थी। और जब घटना होती है उस घटना के थोड़ी देर बाद ही शबनम ने सलीम से बात भी की थी।
अब ज़्यादा जानकारी लेने के बाद पता चलता है कि शबनम और सलीम एक दूसरे से प्यार करते थे और जो शबनम के पेट में बच्चा था वो सलीम का था। अब पुलिस क्या करती है? अब पुलिस सलीम की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है, लेकिन सलीम इस हत्याकांड को अंजाम देकर उस गांव से भाग चुका था। अब दोस्तों 18 अप्रैल सन 2008 का वो दिन होता है कि जिस दिन सलीम को पकड़ लिया जाता है। अब पुलिस सलीम को पकड़ के अपने साथ थाने ले जाती है और उससे पूछताछ करती है, जिसमें कि सलीम अपने जुल्म को बिना किसी हिचकिचाहट के कबूल कर लेता है। अब इसके बाद शबनम को भी थाने लाया जाता है और शबनम से बार बार प्रश्न किए जाते हैं कि कैसे कैसे, कौन तुम्हारे घर में आया था, किसने तुम्हारे परिवार वाले लोगों को मारा था। लेकिन शबनम अभी भी वही घिसा पिटा पुराना बयान था, उसी को दे रही थी कि पीछे से ऐसे करके लोग आए थे, उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, आगे से गेट के रास्ते निकल गए। अब पुलिस क्या करती है? शबनम के सामने सलीम को लाकर खड़ा कर देती है। अब शबनम ने जैसे ही सलीम को देखा, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, उसके होश उड़ गए। उसने कहा, अरे ये तो सलीम के हाथ पड़ गया। अब शबनम समझ जाती है कि अब कुछ भी छुपाने से करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब जो सही सही है वो वाली बात सारी बतानी पड़ेगी कि आखिर परिवार के लोग कैसे मारे गए। अब शबनम इस पूरे हत्याकांड को विस्तार से सुनाती है। अब ये कहानी पहुंच जाती है दोस्तों 1 साल पीछे, यानी कि सन 2007 में। शबनम की मुलाकात एक गांव के ही लड़के से होती है जिसका नाम होता है सलीम। अब शबनम की मुलाकात सलीम से होती है तो इनकी क्या है, बातचीत होना शुरू होती है। बातचीत से फ़ोन पे आ जाते हैं और फ़ोन के बाद में इन दोनों की प्यार मोहब्बत की कहानी शुरू हो जाती है। जब जब मौका मिलता था शबनम और सलीम मिला करते थे, कभी स्कूल कॉलेज के बहाने, कभी किसी बाज़ार जाने के बहाने, कोई ना कोई मौका निकाल लिया करते थे ये दोनों मिलने के लिए। और दोस्तों इनकी दिल लगी इतनी आगे बढ़ गई थी कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर रहना पसंद भी नहीं कर रहे थे। अब शबनम क्या करती है, वो अपने घर पे जाती है और अपने घर वालों को बताती है कि ऐसे ऐसे करके एक लड़का सलीम है और मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब उसके घर वाले शबनम से पूछते हैं कि सलीम कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो पता चलता है कि सलीम जो है वो छोटे मोटे ऐसे ही कोई काम किया करता था और सलीम की पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं थी, यानी कि ये मान सकते हो अब वो निठल्ला था, उसने कभी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। और शबनम जो थी वो पढ़े लिखे ख़ानदान से थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि उसके पिताजी लेक्चरार थे। शबनम ने बीए वगैरह भी किया हुआ था, उसकी वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। तो इसलिए जो शबनम के परिवार के लोग होते हैं उसे साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि सलीम हमारे परिवार के लेवल का नहीं है, ना तो वो पढ़ा लिखा है और ना ही उसकी कोई ऐसी इनकम है, ना आमदनी है कि वो तुम्हें अच्छी तरह से अपने घर में रख सके। और दोस्तों घर वालों के मना करने के बावजूद भी अभी शबनम सुधरी नहीं थी। उसके घर वालों ने, उसके भाइयों ने उससे साफ मना कर दिया कि ना तुम्हें सलीम से कोई मिलना है, ना हम तुम्हारी शादी कराएंगे। लेकिन शबनम क्या थी, वो प्यार में अंधी थी। वो क्या करती है, घर वालों से छुप छुप कर सलीम से मिलती थी और जब भी उन्हें समय मिलता था, मौका मिलता था तो शारीरिक संबंध बनाया करती थी। इसी के चलते शबनम अब प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब शबनम प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो ये वाली बात किसी को नहीं बताती, वो सिर्फ ये वाली बात सलीम को बताती है। अब शबनम आखिरी बार अपने घर वालों से बात करती है। उन्होंने अभी शबनम ने अपने घर वालों को नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। शबनम अपने परिवार वाले लोगों से बात करती है तो शबनम के परिवार के लोग साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हम तुम्हारी शादी सलीम से नहीं कराएंगे। अब शबनम क्या करती है, शबनम होती है प्यार में अंधी। वो सलीम से प्यार किया करती थी, लेकिन शबनम कहीं पे चालाक भी थी, उसके मन में लालच भी था। वो इतनी प्यार में अंधी नहीं थी कि वो सलीम के साथ भाग जाए सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन उसको पता था कि उसके पिताजी के पास अच्छी संपत्ति है, खेती क्यारी है, बड़ा घर है, सब कुछ है। अगर वो भाग जाएगी तो उसको सिर्फ सलीम मिलेगा, अगर वो घर के अंदर रहेगी तो उसे उसकी संपत्ति में भी बड़ा हिस्सा मिलेगा। अब शबनम के मन में बहुत सारी खुरापातें चल रही थी, तो वो प्लानिंग करती है कि क्या चीज़ कैसे कैसे की जाए। तो वो सलीम को बुलाती है और सलीम से इस वाली बात को सामने रखती है कि भैया अगर हम भाग जाते हैं तो हमको चवनी नहीं मिलेगी, यहाँ रहेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो लोग प्लानिंग करते हैं परिवार वाले लोगों को मारने की। चलो शबनम तो बेवकूफ़ थी ही, लेकिन सलीम बेवकूफ़ नहीं था। सलीम था निठल्ला, उसके पास पैसे नहीं थे, ना वो पढ़ा लिखा था, ना उसकी कोई रोज़गार की कोई आमदनी थी। तो सलीम और शबनम क्या है, प्लानिंग कर लेते हैं। तो 13 अप्रैल सन 2008 वाले दिन
शबनम के दोनों भाई कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तो शबनम क्या कहती है कि आज आप लोग यहीं पर रुक जाओ, आप कभी और अपने काम के लिए बाहर चले जाइएगा। शबनम ने ये सारी चीज़ इसलिए की थी कि अगर उसके भाई कहीं बाहर चले जाएंगे तो आज रात को जो कांड होना है उसमें उसके दोनों भाई बच जाएंगे और जो जायदाद का हिस्सा है उसके भाइयों के पास चला जाएगा। इसलिए शबनम ने अपने दोनों भाइयों को रोक लिया। अब दूसरी तरफ शबनम ने सलीम से कोई नशीली दवाई लाने के लिए कहा था, तो सलीम कहीं दूर दूसरे गांव में जाता है और वहां से नशीली दवाई लेकर आता है। सलीम ने दूसरे गांव से दवाई इसलिए ली, अगर वो इसी गांव से नशीली दवाई ले लेता और ये रात को कांड हो जाता तो पुलिस दूसरे दिन सुबह ही सलीम को पकड़ लेती। अब सलीम क्या करता है, वो दवाई लेकर आता है और शबनम को दे देता है। और अब आ जाता है 14 अप्रैल सन 2008 की रात। उस रात क्या होता है, ये सभी लोग, घर वाले लोग खाना पीना खा लेते हैं और रात थोड़ी होती है तो घर के लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो शबनम क्या करती है, सबके लिए चाय बना कर लाती है और उस चाय में वही नशीली दवाई मिला देती है। लेकिन शबनम अपनी चाय में नशीली दवाई नहीं मिलाती। एक जो 10 महीने का बच्चा था वो तो चाय पीता ही नहीं है, तो ये 2 लोग नशीली दवाई नहीं लेते, बाकी परिवार के सभी लोग उस चाय में नशीली दवाई को पी लेते हैं। अब सभी लोगों ने चाय पी ली, अब रात हो जाती है, सब लोग बात करूँ कि अब सबको नींद आने लगती है, तो सब अपने अपने कमरों में जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन शबनम नहीं सो रही थी। वो क्या करती है, वो सलीम को फ़ोन करती है। सलीम तुरंत उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होता है, तुरंत घर के अंदर आता है और उसके साथ एक बहुत तेज़ धार कुल्हाड़ी होती है। तो क्या होता है, सलीम को शबनम अंदर बुलाती है तो कहती है सब लोग सो गए। अब शबनम और सलीम मिलकर अपने परिवार, शबनम के परिवार के लोगों की गर्दन पर एक एक कर कर कुल्हाड़ी चला रहे थे। वो ऐसे कुल्हाड़ी चला रहे थे कि कोई बच भी ना सके। उसके बाद में क्या होता है, वो 10 महीने का बच्चा जिसने कि चाय नहीं पी थी वो जिंदा होता है। तो सलीम क्या करता है कि अगर ये बच गया ना तो तुम्हारी जायदाद का हिस्सा ऐसे भी मिल जाएगा। अब जायदाद किसी और के पास ना चली जाए, 10 पैसे भी किसी को ना मिल जाए। तो शबनम के मन में इतना लालच था तो वो क्या करती है, उस 10 महीने के बच्चे का गला घोट कर भी उसे मार देती है। अब इस सारे हत्याकांड को करने के बाद शबनम और सलीम क्या होते हैं, वो फ्रेश होते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा करते हैं। तो शबनम क्या करती है, चुपचाप जाती है मेन गेट पर, बाहर देखती है कोई है तो नहीं, कोई नहीं होता क्योंकि रात के 2-2:30 बज रहे थे। तो सलीम को चुपचाप से वहाँ से निकाल देती है, तो सलीम चला जाता है। अब शबनम गेट अंदर से लगाती है और छत पे बालकनी पे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो चिल्लाने लगती है तो अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ। तो शबनम रोती हुई नीचे आती है, दरवाज़ा खोलती है और छत की ओर जाती है। तो पड़ोसी भी जाते हैं तो देखते हैं कि इसके परिवार के 7 लोगों की हत्या हो चुकी है। ये कहानी मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, क्या क्या कैसे हुआ, वो सब कुछ इस तरह से हुआ था। दोस्तों, अब मैं आपको एक चौंकाने वाली बात और बताना चाहूँगा। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि शबनम थी वो प्रेग्नेंट थी, वो आज जेल में है, लेकिन जो उसका बच्चा था ना वो आज जिंदा है और उसकी उम्र लगभग आज 15-16 साल के आसपास है। अब आप कहेंगे कि वो बच्चा कहाँ है, तो दोस्तों उसके बच्चा जब 6 साल का हुआ था तो उन्हें उस्मान सैफ़ी जी ने गोद ले लिया था। अब आप पूछेंगे उस्मान सैफ़ी कौन है, तो आप देखते होंगे उस्मान, आप अगर क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं तो आप डालिए ज़रा गूगल पर उस्मान सैफ़ी सफ़र, मैंने उन्हीं के चैनल के नाम के ऊपर अपना चैनल चलाया है। तो उन्होंने इस बच्चे को गोद लिया और इसको अच्छी तरह से पाल पोस कर, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई देकर इस बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। उस्मान सैफ़ी जी भी तारीफ़ के काबिल हैं कि उन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया। अब इधर शबनम का जो खुद का बयान था उसके आधार पर उन्हें सज़ा नहीं दे सकते थे। अब पुलिस क्या करती है, इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है और इसके सबूत जुटाना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस ने उस कुल्हाड़ी को ढूंढा कि वो कुल्हाड़ी कहाँ है जिससे कि पूरे परिवार की हत्या की गई थी। तो सलीम ने क्या किया था, उस कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक दिया था। तो दूसरे दिन उस कुल्हाड़ी को ढूंढा गया। उसके बाद वो कपड़े कहाँ हैं जिन कपड़ों को पहन के सलीम ने उनके पूरे परिवार को मारा, तो सलीम ने उन कपड़ों के बारे में बता दिया। तो पुलिस क्या करती है, छोटे छोटे ऐसे जितने भी सबूत होते हैं उन सभी को एकत्रित करती है और इन दोनों की जितनी भी कॉल डिटेल होती हैं उन सबको भी सामने लाया जाता है। इन सभी सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद सन 2010 में इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इससे पहले ही शबनम ने अपने उस बच्चे को जेल में जन्म दे दिया था
उसके बाद सन 2010 में शबनम और सलीम ने हाई कोर्ट से अपील की है कि उनकी जो फांसी की सज़ा है उस सज़ा को फांसी से बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन उनकी इस अपील को खारिज कर दिया गया और जो फांसी की सज़ा है उसको बरकरार रखा गया और आगे की कार्रवाई जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रही, लेकिन उनका डेथ वारंट अभी जारी नहीं किया। अब ऐसे ही करते करते सन 2021 आ जाता है, तो इसमें भी शबनम और सलीम ने हाई कोर्ट से अपील की कि उनकी इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन अब भी उनकी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया गया, लेकिन अभी भी उन दोनों का डेथ वारंट जारी नहीं किया गया। दोस्तों, कुछ इसी तरह से सलीम और शबनम की प्रेम कहानी ख़त्म होती है। मैं जाते जाते बस आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि प्यार में इतना अंधा होना कोई ज़रूरी है। 4 दिन पहले मिला था सलीम, उसकी वजह से शबनम ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। क्या जायदाद, अगर तुम चलो उससे प्यार कर भी रही हो, चलो तुम अंधी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम जायदाद के चक्कर में, जायदाद इतनी ज़रूरी है? अरे तुम उससे प्यार करती थी तो उससे कहती चल तू मेरे को लेके भाग के ले जा, मेरे को खिला पिला, लेकिन नहीं, सलीम और शबनम के मन में था लालच, उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया। अब आप बताइए कि क्या शबनम ने सही किया, गलत किया, क्या किया? मैं इस मामले में कुछ कह नहीं सकता। बाकी अगर आपको कहानी सही लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये ज़रूर बताइए कि आप इस कहानी को पूरे देश में कहाँ से देख रहे हैं, और आप ऐसी और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप लोग मेरा चैनल गौरव शर्मा सफ़र सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।